इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूथ इन नाजी जर्मनी, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। देन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, बात करें अगर यूथ की जर्मनी के, तो वो हिटलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो चाहते थे कि जो हिटलर है वही उनकी सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। इसीलिए जो हिटलर था उसने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें युवाओं में दिलचस्पी बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए हमें शुरुआत से ही बच्चों को नाजिज्म की ओर लेकर आना पड़ेगा। स्कूल के बाहर और स्कूल में ऐसा माहौल बनाया गया जिससे कि जो बच्चे थे वो हिटलर को और अच्छी तरह से समझ सके, बिल्कुल भी हिटलर की विचारधारा वो अपना सके। जब जर्मनी में नाजिज्म चल रहा था, मतलब कि हिटलर का शासन चल रहा था, तो स्कूल में एक मेथड अपनाई गई, क्लींस्ड और प्यूरिफाइड की। मतलब कि जो स्कूल्स थे जर्मनी के, उन्हें ज्यूज से प्यूरिफाई करना है। ज्यूज जितने भी थे उनको बाहर रखना है, भले ही वो टीचर हों या फिर स्टूडेंट्स हो। जो ज्यू बच्चे थे वो नाजी बच्चों के साथ नहीं खेल सकते थे। नाजी मतलब कि जो जर्मन आर्य, दो कम्युनिटी थी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आर्य और ज्यूज, इनकी दोनों की दुश्मनी होती थी। आपको पता होगा ज्यूज ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, इसलिए जब सत्ता आई हिटलर के पास तो उसने सबसे पहले विचार बनाया कि वो जर्मनी से ज्यूज को ख़त्म करेगा। तो इसीलिए ये इसी प्रोसेस में उसने स्कूल में जो बच्चे थे ज्यूज और जर्मन बच्चे थे नाजीज, उनको अलग अलग खेलने के लिए कहा गया, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ज्यूस बच्चों को, जिप्सीज बच्चों को दूर रखा जाता था, उनको स्कूल से धीरे धीरे करके अलग करते चले गए और बाद में 1940s तक स्थिति ये हो गई कि जो ज्यूस और जिप्सीज के बच्चे थे उनको भी गैस चैम्बर में डाल दिया गया। नाजीज की विचारधारा समझने के लिए, आइडियोलॉजी समझने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया गया। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा। स्कूल में जो नाजी के करामात थे, उन्होंने जो काम किए थे वो उनको पढ़ाया जाता था और नाजी महान है ऐसा उनको सिखाया जाता था। साथ ही ये भी बताया जाता था कि वो ज्यूज से और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिप्सीज से हैं उनसे नफ़रत करें, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे देश वालों के साथ अच्छा नहीं किया। तो इस तरह से जो नाजी के बच्चे थे, जर्मन के बच्चे थे, उनमें नाजीज़ के प्रति प्यार हो रहा था और जो ज्यूज थे उनके प्रति नफ़रत पैदा होते जा रही थी। बात करें वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बच्चों को द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, इस भावना को वो बताए, इस तरह की फीलिंग बच्चों के मन में पैदा करे जिससे कि वो बच्चे नाजी की ओर आगे बढ़ते चले जाए। जब बच्चा छोटा रहता था तो उसके, जब 3-4 साल का रहता था तो उसके हाथों में जो जर्मनी का जो स्वास्तिक वाला सिंबल होता था नाजिज्म का, वो झंडा पकड़ा दिया जाता था और उसके खिलौने और घर में ऐसा माहौल बनाया जाता था जिससे कि उसे नाजिज्म की फीलिंग देखने को मिले। इसके साथ जैसे ही बच्चे जब 10 साल के होते थे, 10 ईयर्स के बच्चे होते थे, तो उनको यंग फोक में भेज दिया जाता था। देन जब बच्चा 14 साल का होता था तो उसे नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, जहां पर वो लड़ाई की पूजा कैसे करते हैं, किस तरह से हम ग्लोरीफाई करते हैं और उसके अंदर एग्रेशन पैदा हो, वायलेंस उसके अंदर आए, साथ ही वो जो डेमोक्रेसी थी उससे नफरत करना सीख जाए। इस तरह की विचारधारा वहाँ के बच्चों को सिखाई जाती थी। साथ ही साथ जो ज्यूज थे और जिप्सी कम्युनिटीज़ थे, उनसे वो अपने आप को कैसे अलग रखे और कैसे उनके प्रति नफरत पैदा करे, ये भी उनको बताया जाता था। उनको ये बताया जाता था कि जो ज्यूस और जिप्सी हैं वो हमारे देश के लिए अनडिज़ायरेबल है। जैसे ही उनकी जो फिजिकल ट्रेनिंग सर्विसेज पूरी हो जाती थी तो उन बच्चों को 18 साल की उम्र में लेबर सर्विसेज के लिए ज्वाइन करा दिया जाता था और उसके बाद वहाँ से वो भर्ती होते थे नाजी ऑर्गेनाइजेशन में और वहीं से वो फोर्स को ज्वाइन कर लेते थे। नाजिज्म में ये बताया जाता था कि जो वहाँ पर जेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग है, महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पालना है, बच्चे पैदा करना है। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। जो यूथ लीग थी वो 1922 में स्थापित हुई थी और उसके 4 साल बाद
उसका नया नाम किया गया हिटलर यूथ। 1933 तक आते आते इस ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 12.5 लाख से ज़्यादा जो बच्चे थे वो भर्ती हो चुके थे। जो युवा थे, रेवोल्यूशन को नाजिज्म के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर बैन लगा दिया गया। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि वहाँ की जो वीमन है वो बुनियादी तौर पर मैन से अलग हैं। उन्हें ये समझाया जाता था हमारे देश के अंदर मेल और फीमेल इक्वल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं, प्रकृति ने उनको अलग अलग लगाया है, इसलिए हमें इन दोनों के लिए इक्वल राइट के लिए संघर्ष नहीं कर देना चाहिए, ये समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर जो बॉयज़ थे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, उनको मैस्कुलेशन पावर उनकी स्ट्रॉन्ग हो, उनको पत्थर दिल कठोर बनाना सिखाया जाता था। जबकि लड़कियों को ये कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ है एक अच्छी माँ बनना, एक प्योर आयरन ब्लड बच्चे को जन्म देना, अपनी जो रेस है, अपनी जो नस्ल है उसको शुद्ध बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। आर्यन कल्चर और नस्ल की फ्लैग होस्टिंग करने वाली उन्हें ही कहा गया था। 1933 में हिटलर ने एक बार कहा था, मेरे देश की सबसे इम्पोर्टेंट जो सिटीज़न है वो मेरे देश की मदर है, माँ है। लेकिन जो नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जाता था। जो भी औरतें नस्ली तौर पर अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें पनिशमेंट किया जाता था, जबकि जो उनके रेस के बच्चों को डिज़ायरेबल बच्चों को जन्म देती थीं उनको प्राइज़ दिए जाते थे, उनको अप्रिसिएट किया जाता था। ऐसे ही मदर को हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी, शॉप पर उनको ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलता था, थिएटर और मालगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माँ को, मदर को वैसे ही प्राइज़ और मेडल्स देने का इंतज़ाम किया था जिस तरह के मेडल्स उनके सोल्जर्स को दिया जाता था। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे का पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का मेडल दिया जाता था, गोल्ड मेडल दिया जाता था। एक जो उन्होंने आचार्य संहिता वहाँ पर डिटरमाइंड की थी उसका पालन सबको करना होता था। जर्मनी में जो भी विमेन इस आर्यन कोड को क्रॉस करती थी, इसका बहिष्कार करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। उनका जो हेड था उसे शेव कर दिया जाता था, गंजा उन्हें कर दिया जाता था, ब्लैक उनका चेहरा किया जाता था, चेहरे पर कालिक पोत दी जाती, उनके गले में एक तख्ती लटका दी जाती थी और पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था जिस पर लिखा होता था आई हैव शील्ड द ऑनर ऑफ द नेशन। इसका मतलब है कि मैंने अपने देश के सम्मान को मलिन किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। कई वीमेन को इस क्राइम के लिए जेल में भेजा जाता था और जो भी उनको प्राइज़ मिलते थे उनके परिवारों को उनसे छीन लिया जाता था और उसके बाद उनको अलग थलग एकदम कर दिया जाता था। अब हम समझेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। किस तरह से जो हिटलर था उसने अपनी विचारधारा को प्रचारित किया, अपना प्रचार प्रसार पूरे देश में किया। नाजी रिज़ाइम में जो मीडिया और वहाँ की लैंग्वेज थी उसको बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया गया, उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया गया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों और बयान करने के लिए जो भी वर्ड्स ईजाद किए अपनाए वो काफ़ी ज़्यादा भ्रामक थे, लोगों को आक्रोशित करने वाले थे, दिल दहला देने वाले थे। नाजीज़ ने अपने जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें किल और मर्डरर्स जैसे शब्दों का यूज़ नहीं किया। जब भी मास किलिंग होती थी, सामूहिक रूप से मारा जाता था, तो उसमें लिखा जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, जो कि ज्यूज़ के लिए होता था। यूथेनेसिया के लिए जो विकलांग होते थे उनके लिए सिलेक्शन और डिसइंफेक्शंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। जिन भी दूसरे नस्ल यानी कि ज्यूस और जिप्सीज को गैस चैम्बर में डाला जाता था जहां पर जहरीली गैस होती थी, उसके लिए इवैक्यूएशंस वर्ड का यूज़ किया जाता था।
गैस चैम्बर्स वाले क्षेत्र को गैस चैम्बर्स को नाम दिया गया था डिसइंफेक्शन एरियाज, मतलब कि जो हमारे देश के इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाला क्षेत्र है, जिनके माध्यम से हमारे देश के जो इन्फेक्शंस हैं, ज्यूस है, जिप्सीज हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। और उनको कभी भी इस तरह से नहीं बनाया जाता था कि काफ़ी ज़्यादा डरावना उन्हें बनाया जाता था। गैस चैम्बर्स जो बाथरूम वगैरह होते थे ऐसा उन्हें बनाते थे और उनमें बाकायदा जो फव्वारे शावर्स लगे होते थे, तो जो देखने में भी अच्छे होते थे, लेकिन वहाँ पर जहरीली गैस होती थी। हिटलर ने मीडिया को एक अच्छी तरह से अपने सपोर्ट में यूज़ किया ताकि जो आइडियोलॉजी है वो पूरी दुनिया में जा सके, जो उसका रिजाइम है, जो उसका राज्य है, शासन है, वो पूरी दुनिया देख सके और उसकी तारीफ़ें कर सके। इस तरह से उसने मीडिया पर कंट्रोल कर रखा था। नाजी आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए पिक्चर्स, फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स को अच्छी तरह से अट्रैक्टिव तरीके से बनाया जाता था और बहुत ही अट्रैक्टिव जो स्लोगन्स होते थे, इस तरह के पंपलेट्स का भी खूब उसने यूज़ किया। पोस्टरों में जर्मनों के एनिमीज़ की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। जो भी सोशलिस्ट थे, जो भी लिबरल्स हैं, उनको इस तरह से शो किया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था कि ये लोग कमज़ोर हैं और हमारा रास्ता भटका सकते हैं। उनको मलेशियस फॉरेन एजेंट के नाम से कहा जाता था कि ये विदेशी एजेंट है और हमारे देश को बर्बाद करने के लिए हमारे देश में रह रहे हैं। ज्यूस के प्रति नफरत फैलाने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म को क्रिएट किया गया। ऐसी मूवीज में एटर्नल ज्यूस सबसे आगे थी। पारंपरिक यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था, उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ़ान पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों ही जो कम्युनिटी थी वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नाजिज्म ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी फीलिंग्स को भड़काकर उनके गुस्से और नफ़रत को अनडिज़ायरेबल पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इस अभियान में, इस प्रोपेगेंडा में नाजिज्म का सामाजिक आधार पैदा हुआ। पूरी सोसाइटी के अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अपनी तरफ नाजिज्म की ओर अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ नाजी ही कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर हियर. I hope you have liked it, and if you like this video, press the like button and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching this video.